हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में कि हाउ डू वी डिटेक्ट और काउंट चार्ज्ड पार्टिकल्स और रेडिएशंस। सो उसी में कंटिन्यूशन में आपके सिलेबस में जो काउंटर्स हैं, रेडिएशन काउंटर्स या डिटेक्टर्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। पहला है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट the charged particles in motion produce ionization in a gas which vary with nature and velocity of the charged particles। मतलब जब आप किसी चैम्बर में या ग्लास किसी इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर किसी गैस को रखेंगे तो और उसमें से चार्ज पार्टिकल जब पास करेगा तो वो क्या करता है कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को वो आयोनाइज कर देता है। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो उसमें कन्वर्ट कर देता है, आयोनाइज कर देता है। पॉजिटिव चार्ज तो हो गए ना, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जब एक चार्ज पार्टिकल किसी गैस के थ्रू पास करता है, ठीक है। और ये आयोनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। नाउ आयोनाइजेशन चैम्बर की जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है। एक मेटेलिक सिलेंडर है विच इज़ इसको हम चैम्बर बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल चैम्बर विच इज़ कंटेनिंग सम इनर्ट गैस लाइक आर्गन। इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैसेस जो ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। सो इनसाइड द चैम्बर देयर इज़ ए थिन एक्सियल वायर। ये W जो है ये वायर है विच इज़ मेड अप ऑफ सम मेटल एंड इज एनक्लोज्ड इन ए ग्लास एनवेलप। ग्लास एनवेलप के अंदर इसको रखा हुआ है। और द सेंट्रल वायर एक्ट्स एज एन एनोड। ये वायर जो है, एनोड मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। एंड इट इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम द चैम्बर वॉल्स, ठीक है। ये इसको हम इस तरीके से इंसुलेट किया होता है ताकि ये इसके साथ रिएक्ट ना करे, चैम्बर की वॉल्स के साथ। उसके बाद ये जो चैम्बर की वॉल है ये एज कैथोड काम करती है। कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ हमने बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज V अप्लाई की हुई है बिटवीन द वॉल्स ऑफ द चैम्बर एंड सेंट्रल वायर, ठीक है। यहाँ से ये चैम्बर की वॉल और इस वायर के बीच में ये हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है थ्रू दिस रेजिस्टेंस R। Now this chamber is acting as a cathode. The capacitor C जो है ये अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ अब एम्पलीफायर लगाया हुआ है। लास्ट में हमने एक यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर हियर। नाउ व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस आयोनाइजेशन चैम्बर? When a charged particle enters the chamber, it ionizes the gas molecules and produces a large number of ion pairs along its path। मतलब सपोज यहाँ से ये विंडो है, यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो ये क्या करता है, गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देता है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं आयन पेयर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं दे मूव टुवर्ड्स द सिलेंड्रिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज़ कैथोड। ये देखो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसको हम कैथोड बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड नेगेटिव आयंस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव वायर इलेक्ट्रोड विच इज़ एन एनोड विच इज़ एक्टिंग एज एनोड हेयर, ठीक है। नाउ द पॉजिटिव आयंस बीइंग हैवियर विल मूव स्लोली। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फास्टर मूव करेंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव आयंस विच आर हैवियर, सो वो स्लोली मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड। नाउ सपोज द नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू n। कितने आयन पेयर्स बन रहे हैं? n। देन द हाइट ऑफ द रिजल्टिंग वोल्टेज पल्स अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमें मिलेगी यहाँ पे आउटपुट, उसकी किसके बराबर होगी? जो पल्स हाइट हमें मिलेगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? डेल्टा V इक्वल टू Q अपॉन C। यू नो Q इज इक्वल टू CV होता है, वहाँ से आया ये। Q क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ ऑल द आयन पेयर्स। कितना चार्ज है? n आयन पेयर्स हैं, E एक के ऊपर चार्ज है, तो कितना हो गया टोटल चार्ज? NE अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। और C आ गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो डेल्टा V इज द हाइट ऑफ द वोल्टेज पल्स। आउटपुट वोल्टेज पल्स बोलो, ये रिजल्टेंट वोल्टेज पल्स की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू NE अपॉन C,
नाउ द वोल्टेज पल्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड, इट प्रोड्यूसेस ए फ्लो ऑफ करंट। जब वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है V इक्वल टू आई आर होता है, सो एक करंट प्रोड्यूस करती है वोल्टेज जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, ओम्स लॉ लगाया, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और V की वैल्यू है Q अपॉन C, तो Q अपॉन सी आर, एंड दिस इज इक्वल टू Q इज NE, तो NE अपॉन सी आर. So the magnitude of the pulse depends upon the number of ion pairs produced per unit distance. जो ये पल्स वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस हो रही है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पर यूनिट डिस्टेंस में कितने आयन पेयर जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको हम स्पेसिफिक आयनाइजेशन बोलते हैं. और दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड के बीच में कितना डिस्टेंस है. ठीक है. नाउ अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स, अगर हम ये वाले चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं, दे हैव लार्ज स्पेसिफिक आयनाइजेशन, मतलब पर यूनिट डिस्टेंस में वो ज़्यादा नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं. सो दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग पल्सेस विच आर ईजी टू काउंट इन द आयनाइजेशन चैम्बर. बट बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज हैव लो स्पेसिफिक आयनाइजेशन, सो देयर पल्स इज काउंटेड ओनली इन चैम्बर्स ऑफ लार्ज साइज. हम आयनाइजेशन चैम्बर में मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स की जो है काउंटिंग कर सकते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं ईजिली, बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेसिफिक आयनाइजेशन और वो स्ट्रॉन्ग पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं. अब रही बात बीटा पार्टिकल्स की और गामा रेज की, इनको डिटेक्ट करने के लिए हमें चैम्बर्स चाहिए होते हैं, जिनका ऐसे चैम्बर्स चाहिए होते हैं जिनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, बिकॉज इनकी स्पेसिफिक आयनाइजेशन इज़ लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स. अब इसकी आयनाइजेशन चैम्बर की एक लिमिटेशन है कि आफ्टर डिटेक्शन ऑफ वन पार्टिकल द चैम्बर हैज़ टू वेट फॉर सेवरल मिली सेकेंड्स बिफोर इट इज़ अगेन रेडी टू डिटेक्ट द नेक्स्ट पार्टिकल. मतलब एक पार्टिकल को डिटेक्ट करने के बाद ये काफ़ी मिली सेकेंड्स के लिए इसको वेट करना पड़ता है ताकि ये दोबारा रेडी हो जाए टू डिटेक्ट द नेक्स्ट पार्टिकल. दो डिटेक्शन के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ये. सो यही एक इसकी लिमिटेशन है आयनाइजेशन चैम्बर की. अब इसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन करंट विद वोल्टेज. मतलब आयनाइजेशन करंट जिसकी हमने अभी बात की, ये प्रोड्यूस होता है जो, इसकी वेरिएशन विद वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, कैसे क्या वेरी करता है आयनाइजेशन करंट विद वोल्टेज. सपोज हम एक चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं विच एंटर्स द चैम्बर एंड सम आयोनाइजेशन अक्कर्स इन द गैस विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है. चैम्बर के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ और उसकी वजह से जो गैस के एटम्स हैं उनकी आयनाइजेशन हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए. पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, जो वायर है. ठीक है. नाउ द मोशन ऑफ ion pairs to their respective electrodes constitutes an ionization current. यही जो मोशन है आयन पेयर्स का, ये क्या प्रोड्यूस करता है, आयनाइजेशन करंट, which gives rise to a pulse the height of which is proportional to the ionization current. ठीक है. जो आयनाइजेशन करंट, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ही उसकी पल्स की हाइट होगी. ठीक है. नाउ फॉर द स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ number of ions collected with the applied voltage, the curve can be divided into 6 different regions. अब हमने ली है वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस, मतलब पल्स हाइट. ठीक है. नंबर ऑफ आयंस कलेक्टेड विद द अप्लाइड वोल्टेज, ये आ गई वेरिएशन. ये आ गई नंबर ऑफ आयंस कलेक्टेड और इस तरफ आ गई अप्लाइड वोल्टेज. अब इसको हमने 6 रीजन्स में डिवाइड कर किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ दिस नंबर ऑफ आयन पेयर्स आयंस कलेक्टेड एंड अप्लाइड वोल्टेज. कैसे वेरी करता है उसके हिसाब से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है. सो यहाँ पे देखो रीजन 1 जो है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन रीजन. सो यहाँ से देखो रीजन 1 में क्या होता है, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल. यहाँ पे वोल्टेज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, इट इज़ वेरी स्मॉल. देन the positive and negative ions traveling towards their respective electrodes recombine to produce neutral atoms. अब ये क्या करते हैं,
जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जब वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होता है, रिकम्बिनेशन होती है उनकी, उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो इस रीजन को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन रीजन। पल्स हाइट भी यहाँ पे स्मॉल है देखो, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन 2 है इसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखो ये भी इस तरीके से कर्व इस तरीके से चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। एज द वोल्टेज इज इंक्रीज ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रीच देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स सो दैट द रिकम्बिनेशन ऑफ आयंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब हमने वोल्टेज बढ़ाई, अब हमने इस तरीके से वोल्टेज बढ़ाई कि उनकी रिकम्बिनेशन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंच जाए। देन द आयनाइजेशन करंट और पल्स हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज हेयर। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड आयनाइजेशन चैम्बर रीजन और सैचुरेशन रीजन। ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी सैचुरेशन आ रही है, सीधा चल रहा है कर्व, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे अपने जो आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के पास पहुँच गए हैं इस टाइम पे। सो पल्स हाइट जो है इतने रीजन के लिए वो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे करंट, इस वजह से हम इसको कहते हैं आयनाइजेशन चैम्बर रीजन। थर्ड रीजन जो है ये है प्रोपोर्शनल रीजन। अब क्या होता है, जब आपने और वोल्टेज को इंक्रीज किया, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड गेट सो मच एक्सेलरेटेड दैट दे प्रोड्यूस सेकेंडरी आयनाइजेशन बाय कोलाइडिंग विद गैस मॉलिक्यूल्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वोल्टेज आपने और बढ़ा दी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो गैस एटम्स हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, उनके साथ दोबारा इंटरेक्ट कर जाते हैं और सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब और ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ द आयनाइजेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। मतलब अब जो इंसिडेंट पार्टिकल है, अब इंसिडेंट पार्टिकल कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। जो आयनाइजेशन करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी एनर्जी के, क्योंकि दे आर हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस रीजन इज नोन एज प्रोपोर्शनल रीजन। यहाँ देखो ये करंट भी इंक्रीज कर रहा है। सो रीजन 4 आ गया, रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। सो रीजन 4 की हम बात करते हैं। अब जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ अलग अलग रीजन्स की, तो इन अलग अलग रीजन्स को स्टडी करने के लिए अलग अलग काउंटर्स या डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो हमने आयनाइजेशन चैम्बर पढ़ा, तो वो इसी रीजन में काम करेगा, आयनाइजेशन चैम्बर रीजन में। प्रोपोर्शनल रीजन में कौन सा काउंटर काम करेगा, प्रोपोर्शनल काउंटर। उसके बाद हम आपके सिलेबस में जीएम काउंटर, वो इस रीजन में काम करता है, गीगर मुलर काउंटर यहाँ पे, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। सो ये फोर्थ रीजन जो है, दिस इज द रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। इस रीजन में क्या होता है, देखो, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज, द पल्स हाइट इंक्रीजेज विद वोल्टेज बट इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। अब इस रीजन में पल्स हाइट तो बढ़ती है, लेकिन जो उसकी पल्स हाइट है वो प्रोपोर्शनल नहीं है to the initial energy of the incident particle in this region. So this region is called region of limited proportionality and it is not used for any measurement. Now ना ही ये वाला रीजन हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेशन रीजन वाला, ना ही ये फोर्थ वाला रीजन हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। Now region 5, on further increasing the voltage the pulse height becomes very large. ठीक है, अब हमने और वोल्टेज बढ़ा दी, पल्स हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल आयनाइजेशन। इतनी ज़्यादा पल्स हाइट बढ़ जाती है कि जो इनिशियल आयनाइजेशन हुई थी उसके ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। सो दिस रीजन इज़ नोन एज गीगर मुलर रीजन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है रीजन 6, विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, मतलब गीगर मुलर रीजन में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है जो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज इज़ वेरी हाई, सो पल्स हाइट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल आयनाइजेशन। जो इनिशियली आयनाइजेशन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये इस तरीके से कर्व आता है, ठीक है। नाउ रीजन 6 में है, 6 वाला जो रीजन है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। With further increase of voltage, the multiplication of the ions increases so much that it produces an electric spark across the electrodes.
दिस रीजन नोन एज कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन इज नो लॉन्गर सूटेबल फॉर एनी डिटेक्शन। जब और ज़्यादा वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अवलांच हो जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। पल्स हाइट्स जो हैं, मतलब पल्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा रैंडमली रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाते हैं उनका नंबर। सो उस वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होती है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड के अक्रॉस। सो इसको हम मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है करंट का एक तरह से। सो इस रीजन को हम कहते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन, और इसको हम इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनी डिटेक्शन, मतलब इस रीजन में आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते पार्टिकल्स को, ठीक है। सो ये आ गया सिक्स्थ रीजन। सो हम कहाँ कौन से वाले रीजन पढ़ेंगे, एक तो हमने पढ़ लिया आयनाइजेशन चैम्बर, वो इस रीजन को स्टडी करते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर होता है वो इस रीजन के लिए होता है। जीएम काउंटर जो है हम इस रीजन के लिए यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में। प्रोपोर्शनल काउंटर जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लो एनर्जी आयोनाइजिंग पार्टिकल्स एज द वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस्ड इन ए प्रोपोर्शनल काउंटर इज सफिशेंटली हाई, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल काउंटर में हम इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं कि लो एनर्जी आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को हम इसमें स्टडी कर सकें, क्योंकि जो पल्स ऐसे तो जो लो एनर्जी आयोनाइजिंग पार्टिकल होंगे वो पल्स हाइट जो प्रोड्यूस करेंगे वो इतनी हाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या होता है, पल्स हाइट जो है दैट इज़ सफिशेंटली लार्ज, ताकि उसको हम अच्छे से यहाँ पे डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल काउंटर इज सूटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ लो एनर्जी आयोनाइजिंग पार्टिकल्स, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये सिलेंडर है, टंगस्टन वायर है, अंदर इसके 10% मीथेन और 90% आर्गन डाली होती है गैस, जो कि जिसमें आयोनाइजेशन होती है। अच्छा, इसके बाहर ये आ गया कैपेसिटर, एम्पलीफायर, डिस्क्रिमिनेटर, काउंटर, देन ये रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नली हमने लगाई है, यहाँ से हमने हाई टेंशन वोल्टेज अप्लाई की हुई है। सो मेन पार्ट्स ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर आर नंबर 1 ए हॉलो कॉपर सिलेंडर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, ठीक है, कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ 10% मीथेन एंड 90% आर्गन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर। नाउ उसके बाद ये जो वायर है ये टंगस्टन की बनी होती है, ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइन टंगस्टन वायर फिक्स्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड वेल इंसुलेटेड फ्रॉम इट, ठीक है। दूसरा पार्ट ये आ गया इसका, टंगस्टन वायर। ए हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 700 volts इज अप्लाइड टू द सेंट्रल इलेक्ट्रोड सो दैट द काउंटर वर्क्स इन द प्रोपोर्शनल रीजन। ये जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि ये जो काउंटर है वो प्रोपोर्शनल काउंटर रीजन में काम करे। मैंने आपको अभी बताया प्रोपोर्शनल रीजन कौन सा होता है। देन द इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेटेड इन द काउंटर आर एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ एन एम्पलीफायर एंड देन फेड टू ए काउंटिंग डिवाइस कॉल्ड काउंटर, ठीक है। अब यहाँ से एम्पलीफाई करते हैं जो पल्स हाइट आती है उसको, फिर उसको हम काउंटर में फीड करते हैं थ्रू दिस डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का क्या काम है, to allow the pulses of required voltage height an arrangement called discriminator is used। मतलब ये क्या करता है, रिक्वायर्ड हाइट की जो वोल्टेज होती है पल्सेस होती हैं उन्हीं को आगे जाने देता है, बाकियों को ये रोक लेता है, ठीक है, काउंटर में इनको फीड करता है। नाउ व्हाट्स द वर्किंग ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर। इफ बी इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड ए इज द रेडियस ऑफ द वायर, बी स्मॉल बी किसकी रेडियस है, इसके सिलेंडर की, और ए आ गई टंगस्टन वायर की रेडियस। देन द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस मतलब ये सेंट्रल वायर, इसके और इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिलेंडर और इसके बीच में रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 12th में पढ़ा हुआ आपने, V अपॉन आर लॉग B अपॉन A, ठीक है। V आ गई अप्लाइड वोल्टेज। Now since the central wire is very thin and the potential difference is very large, the electric field at a distance r from the central wire is very high। अब जब अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा है, दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंट्रल वायर, ठीक है। अब ये सेंट्रल वायर से अगर हम डिस्टेंस ले r इस तरफ या इस तरफ तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। So
Hence the electrons traveling towards the wire are rapidly accelerated. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नेगेटिव आयंस जो हैं, जो मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस एनोड टंगस्टन वायर की तरफ, वो क्या करते हैं, ज़्यादा रैपिडली एक्सेलरेट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू आयनाइजेशन बाय कोलिजन। मीनवाइल वो क्या करते हैं, जब रैपिडली एक्सेलरेट करते हैं तो गैस के एटम्स को और आयोनाइज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। Thus proportional counter produces pulses of height which is proportional to the energy of the ionizing particles. अब यहाँ पे ionizing particles कौन से हैं, जो secondary electrons produce हुए हैं, ठीक है। So these voltage pulses filtered by the capacitor are passed through discriminator which sends only genuine pulses to the counter which are then counted, ठीक है। जो voltage pulse produce हो रही है that is उसकी हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द एनर्जी ऑफ द आयनाइजिंग पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स उनको आयनाइज कर रहे हैं और ज़्यादा गैस एटम्स को, ठीक है। सो इसलिए इसको हम प्रोपोर्शनल काउंटर बोलते हैं। फिर उसके बाद कैपेसिटर में जाती है पल्स, वो उसको फिल्टर करके आगे डिस्क्रिमिनेटर को भेजता है और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, सिर्फ जेन्युइन पल्सेस को ही काउंटर के पास भेजता है जिसको कि हम आगे काउंट कर सकते हैं। Now proportional counters have been found very useful for the detection and measurement of energy of soft radiations like beta rays, mesons and protons, ठीक है। So इन पार्टिकल्स की डिटेक्शन के लिए और मेजरमेंट के लिए प्रोपोर्शनल काउंटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज गीगर मुलर काउंटर। अब गीगर मुलर काउंटर मैंने आपको बताया, गीगर मुलर GM रीजन में काम करता है। So when the voltage applied to a detector is increased beyond the proportional counter region, the pulse height does not remain proportional to the energy of the incident ionizing radiation or charged particle, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पल्स हाइट है वो जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के प्रोपोर्शनल नहीं रहती उसकी हाइट, पल्स हाइट, so that does not remain proportional to the energy of the incident ionizing radiation और चार्ज पार्टिकल। जब हम वोल्टेज को और बढ़ाते हैं गीगर मुलर रीजन में, then the counter which is used in this region of higher voltage region is called गीगर मुलर और GM counter, ठीक है। So it is used for the detection and measurement of all types of radiations like alpha, beta and gamma radiations। ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये भी एक, इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसको ये कैथोड की तरह काम करती है। देन टंगस्टन वायर है जो एनोड का काम करती है। यहाँ से वायर को हमने ग्लास बीड लगाया हुआ है। फिर यहाँ से थिन माइका विंडो है एक चार्ज पार्टिकल के एंटर करने के लिए। हाई टेंशन वोल्टेज ऑफ सेवरल 100 वोल्ट्स हम अप्लाई करते हैं थ्रू रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एनोड एंड दिस कैथोड वायर। ये कैपेसिटर है, एम्पलीफायर है टू एम्पलीफायर द पल्स साइड, लास्ट में ये काउंटर है। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है सारा, ये चीज़ जो मैंने अभी बताई ये सारा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद वर्किंग क्या है इसकी, अभी कैसे वर्क करता है। When an ionizing particle enters the GM tube, it ionizes the gas atoms, ठीक है, forming positive ions and electrons। यह तो मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तो ट्यूब के अंदर तो वो गैस को आयोनाइज कर देगा। अब इस ट्यूब के अंदर भी हमने कोई इनर्ट गैस डाली होती है, ठीक है, खाली नहीं है ये, इसके अंदर भी इनर्ट गैस होगी कोई ना कोई। सो द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड ड्यू टू आयनाइजेशन आर एक्सेलरेटेड रैपिडली टुवर्ड्स द एनोड वायर एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नियर द एनोड वायर, ठीक है। ये मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्यों हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वायर के पास, क्योंकि हाई वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे। सो दिस कॉजेज फर्दर आयनाइजेशन। अब फर्दर आयनाइजेशन की मतलब क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये दोबारा गैस के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और उनको और आयनाइजेशन उनकी हो जाएगी। सो ए लार्ज अवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। Now as the operating voltage is sufficiently high, some of the gas atoms are raised to their excited states, which then emit ultraviolet radiations। होता क्या है कि जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, जो गैस एटम्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ कोलाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो गैस एटम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, दे आर रेज टू एक्साइटेड स्टेट्स।
वो अपनी एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं और वहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या गामा रे फोटॉन्स को एमिट करते हैं. सो दीज अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स अगेन नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन विद गैस एटम्स. ये जो फोटॉन्स हैं ये क्या करते हैं, फर्दर गैस के एटम्स के साथ कोलाइड करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं. Now these ultraviolet photons are neutral, so they are unaffected by the electric field and can go in any direction. ये वाले जो photons हैं ये किसी भी direction में जा सकते हैं, तो ठीक है. So the electrons are produced all along the length of the wire. जहाँ जहाँ जाएंगे ये photons वहाँ वहाँ interact करके electrons को eject out कर देंगे atoms में से. So the electrons are produced all along the length of the wire and the output pulse no longer depends on the number of primary ions initially produced by incident ionizing particle. जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट पार्टिकल आया था उसके ऊपर अब कोई डिपेंडेंसी नहीं रही पल्स हाइट की, ठीक है. सो द आउटपुट पल्स नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस विच वर इनिशियली प्रोड्यूस्ड बाय इंसिडेंट आयोनाइजिंग पार्टिकल. So due to a large number of electrons reaching the anode wire, a pulse of current flows through the resistance R. बहुत ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड वायर के पास पहुंचेंगे तो करंट की एक पल्स जो है वो रेजिस्टेंस आर में से पास करेगी. ये कौन सी रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, इस रेजिस्टेंस की, ठीक है. अब कहाँ पहुँचे थे हम. अच्छा, दिस करंट क्रिएट्स ए वोल्टेज पल्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर. अब इस करंट की वजह से रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस क्या हो जाएगी, एक वोल्टेज पल्स जो है वो प्रोड्यूस होगी. नाउ दिस वोल्टेज पल्स इज फेड टू ए पल्स एम्पलीफायर थ्रू द कैपेसिटर सी एंड देन टू द काउंटर. नाउ एज ईच इनकमिंग पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए पल्स, हैंस द नंबर ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स कैन बी काउंटेड. ठीक है, जितने भी इनकमिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एक पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, तो द नंबर ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स कैन बी इजीली काउंटेड. अब क्या होता है, द मैसिव पॉजिटिव आयंस मूव स्लोली अवे फ्रॉम द एनोड. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो एनोड के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ, लेकिन वो हैवी होते हैं इसलिए वो स्लोली मूव करते हैं. एंड दे फॉर्म ए शीट अराउंड द एनोड, मतलब एक तरीके का शीट जैसी बन जाती है अराउंड द एनोड फॉर ए शॉर्ट वाइल. थोड़ी देर के लिए क्या होता है, एक जैसे होता है ना, एक जैसे कोहरा छा जाता है, एक तरह से शीट बन जाती है, लेयर्स ही बना देते हैं ये पॉजिटिव आयंस अराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज़ एनोड वायर, टंगस्टन वायर के अक्रॉस. नाउ दिस स्लो मूविंग शीट टेक्स अबाउट 100 माइक्रोसेकेंड टू रीच द कैथोड. कितना टाइम लेते हैं ये शीट, ये पॉजिटिव आयंस मूव करने के लिए 100 माइक्रोसेकेंड लेते हैं टू रीच द कैथोड. दिस टाइम इज़ नोन एज द डेड टाइम. इस टाइम में, ड्यूरिंग दिस टाइम 100 माइक्रोसेकेंड के लिए काउंटर जो है वो इंस्टेंसिव हो जाता है, तो कोई काउंटिंग नहीं होती, कोई डिटेक्शन नहीं होती, तो दिस टाइम इज़ नोन एज डेड टाइम. And if a second particle enters the tube during this time, it will not be recorded as the potential difference across the electrodes becomes very low. इतने टाइम के लिए, ठीक है, जब तक वो उसको जो पॉजिटिव आयंस है कैथोड की तरफ नहीं पहुंच जाते, तब तक अगर सेकंड पार्टिकल एंटर कर भी जाए ट्यूब में तो वो रिकॉर्ड नहीं होता. ठीक है, ड्यू टू द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स. After this dead time, the tube again takes 100 microseconds before it regains its original working condition. मतलब उसको अपनी ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में आने के लिए 100 माइक्रोसेकेंड और लग जाते हैं. सो दिस टाइम इंटरवल इज नोन एज द रिकवरी टाइम. ये हो गया डेड टाइम, ये आ गया रिकवरी टाइम. सो डेड टाइम क्या हुआ फिर, डेड टाइम इज द टाइम ड्यूरिंग विच द काउंटर डज नॉट रिकॉर्ड एनी इवेंट, एंड द रिकवरी टाइम इज द टाइम आफ्टर विच द ओरिजिनल पल्स लेवल्स आर रीस्टोर्ड. ठीक है, नाउ ये इसका एक ड्रॉबैक भी है इस जीएम काउंटर का. अब उसके बाद हम लेते हैं वेरिएशन ऑफ काउंटिंग रेट विद अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, ये आ गया काउंटर, नंबर ऑफ पल्सेस काउंटेड, एंड इस तरफ आ गया वोल्टेज. ये हमने डायग्राम बनाई है यहाँ से, ये इस तरीके से. ठीक है, ये आ गया ना इसका रीजन जीएम काउंटर का. नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट इफ़ द वोल्टेज इज़ लेस देन 900 वोल्ट, 900 वोल्ट से कम है अगर वोल्टेज, द पल्सेज आर टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड. कोई डिटेक्शन नहीं होगी इस वोल्टेज के नीचे. एज द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज, जब 900 वोल्ट तक हम पहुंचते हैं, द काउंटिंग बिगिंस
एंड इट राइजेज रैपिडली टू ए फ्लैट पोर्शन, यहाँ तक इंक्रीज करती है ये, इट राइजेज टू ए फ्लैट पोर्शन विच इज़ नोन एज प्लेटू। दिस इज द रीजन, गीगर मुller रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं ना GM रीजन, फॉर विच द काउंट रेट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज आप जितनी मर्जी बढ़ाओ ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो काउंटिंग रेट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ऑफ दिस अप्लाइड वोल्टेज। बियॉन्ड द प्लेटू द अप्लाइड वोल्टेज एंड हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो हाई दैट ए कंटिन्यूस डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन द ट्यूब। इसके बाद कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन शुरू हो जाता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, अवलांच हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से कंटिन्यूस जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है जिसको हम क्वेंचिंग बोलते हैं। क्वेंचिंग क्या होती है? व्हेन द पॉजिटिव आयंस रीच द कैथोड दे डिटैच द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, जब कैथोड के पास पहुंचते हैं तो वो कैथोड में से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच कर देते हैं, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से इजेक्ट कर देते हैं और उनके साथ पेयर बना लेते हैं एंड बिकम न्यूट्रल। ठीक है, लीविंग सम एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट्स। उसकी वजह से क्या होता है, जो कैथोड के पास एटम्स थे वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। दीज एटम्स रेडिएट हाई एनर्जी फोटॉन्स। जब वो एटम्स ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं फोटॉन्स एमिट करते हैं, विच ऑन स्ट्राइकिंग द कैथोड इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फोटॉन्स जब कैथोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं टू कॉज फर्दर या फ्रेश अवलांच। मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ अनवांटेड पल्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो अवलांच हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उनको हम बोलते हैं अनवांटेड पल्स। सो इन दिस वे द डिस्चार्ज विल बी कंटिन्यूअस कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ पल्सेस। ठीक है, बहुत सारी पल्सेस जो हैं सीरीज वाइज इकट्ठी शुरू होना चलना शुरू हो जाती हैं। इट शुड बी स्टॉप्ड अदरवाइज ए सिंगल इवेंट विल बी काउंटेड ट्वाइस। अब ये सारी जो पल्सेस हैं अवलांच हैं, इसको रोकना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है कि एक सिंगल इवेंट मतलब जो सिंगल चार्ज पार्टिकल आया है उसको हम 2 बार काउंट कर लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोहिबिटिंग द कंटिन्यूस सीरीज ऑफ पल्सेस फ्रॉम टेकिंग प्लेस इन द GM काउंटर इज कॉल्ड क्वेंचिंग। इस कंटिन्यूस डिस्चार्ज को रोकने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग। सो क्वेंचिंग जो है 2 तरीके से होती है, इंटरनल क्वेंचिंग एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्वेंचिंग में इसको हम सेल्फ क्वेंचिंग भी बोलते हैं। क्या होता है, इन दिस मेथड ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ अबाउट 10% ऑफ ए पॉली अटोमिक वेपर लाइक इथाइल अल्कोहल इज एडेड टू द आर्गन गैस इन द काउंटर। हम इसमें क्या करते हैं, 10% इथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं आर्गन गैस के साथ काउंटर के अंदर, ट्यूब के अंदर। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द अल्कोहल इज लोअर दैन दैट ऑफ आर्गन। इसका आयनाइजेशन, अल्कोहल के एटम्स जो आयनाइज होते हैं वो 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हो जाते हैं, जबकि आर्गन के होते हैं एटम्स 15.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, सो द आर्गन आयंस विच आर पॉजिटिव ऑन देयर जर्नी टू द कैथोड आर न्यूट्रलाइज बाय एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। ये आर्गन आयंस क्या करते हैं, अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते, ये क्या करते हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ अल्कोहल आयंस जो पॉजिटिव अल्कोहल आयंस बन गए वहाँ से वो कैथोड के पास जाते हैं। ठीक है, देन दे एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड बिकम एक्साइटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अल्कोहल जो हैं वो मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रॉन के साथ कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं, अब वो क्या करेंगे, फर्दर आयनाइजेशन नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं एक्साइटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो एक्साइटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं ये उसी के साथ साथ डिसोसिएट भी हो जाते हैं, बिकॉज वेपर फॉर्म में है ना, तो ये उसी के साथ साथ क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इनको इनटू अल्कोहल एटम्स एंड नो फोटोन्स आर एमिटेड। मतलब वो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स में रहते रहते ही डिसोसिएट भी हो जाते हैं। ठीक है, और मतलब वेपराइज हो जाते हैं एंड नो फोटोन्स आर एमिटेड टू स्टार्ट ए सेकेंड अवलांच। जब फोटोन्स एमिट नहीं होंगे तो वो फर्दर आयनाइजेशन अवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो ये इंटरनल क्वेंचिंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है क्वेंचिंग, दैट इज़ एक्सटर्नल क्वेंचिंग। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड ए लार्ज सीरीज रेजिस्टेंस इज यूज इन द काउंटिंग सर्किट। काउंटिंग का जो काउंटर का सर्किट है उसमें हम एक
लार्ज रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं सीरीज़ में सर्किट में, और जिसका क्या काम होता है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, ड्यू टू सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब सेकेंडरी एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ए लार्ज करंट पल्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस करंट प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। अब क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम क्या है, वो क्या करती है, वोल्टेज, वो करंट को पास होने से रोकती है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, जब लार्ज पल्स ऑफ करंट इज प्रोड्यूस्ड, ये इस रेजिस्टेंस की वजह से देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, दस लोअरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द काउंटर। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, सो दैट द फर्दर आयनाइजेशन ऑफ द गैस इज अवॉइडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, उस वजह से जो आयनाइजेशन है गैस की फर्दर वो अवॉइड हो जाएगी, रुक जाएगी। सो दिस मेथड इज़ नॉट यूजुअली एम्प्लॉयड एज इट रिक्वायर्स लार्ज रिकवरी टाइम। इसके लिए इसमें क्या होता है कि रिकवरी टाइम जो है काउंटर का वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस वाला ये मेथड हम यूज़ नहीं करते, पहले वाला यूज़ करते हैं। तो फॉर द ट्यूब टू ऑपरेट फॉर द नेक्स्ट काउंट, ठीक है। इस वजह से ये वाला जो है एक्सटर्नल क्वेंचिंग के बजाय इंटरनल क्वेंचिंग को हम प्रेफर करते हैं। सो जीएम काउंटर के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, जीएम काउंटर्स आर वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, मैंने बताया आपको। द पल्स हाइट इज़ वेरी हाई, ये भी इसका एक एडवांटेज है। द पल्स साइज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट आयोनाइजिंग पार्टिकल और रेडिएशन, ठीक है। द पल्स हाइट इज कॉन्स्टेंट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, प्लेटू रीजन मैंने आपको बताया। द काउंटर इज लाइट एंड पोर्टेबल एंड कैन बी यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रे इवेंट्स, जो कॉस्मस में कॉस्मिक रे इवेंट्स हो रहे हैं उनको ये रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, इट कैन नॉट डिटेक्ट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट नहीं करता ये। इट हैज़ अ लार्ज डेड टाइम एंड रिकवरी टाइम, ये मैंने अब आपको बताया, ये इसका ड्रॉबैक है। जीएम ट्यूब्स हैव ए लिमिटेड लाइफ, जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं इसमें उनकी लाइफ बड़ी स्मॉल होती है, ख़राब हो जाती हैं बड़ी जल्दी। इट कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द आयनाइजिंग पार्टिकल, बिकॉज जो पल्स हाइट है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द नेचर ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, सो उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये आ गई इसकी डिसएडवांटेजेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीएम काउंटर। हमने आयनाइजेशन चैम्बर भी पढ़ लिया, प्रोपोर्शनल काउंटर भी पढ़ लिया और जीएम काउंटर भी, ये सिर्फ यही तीन आपके सिलेबस में है, तो ये तीनों हमने अभी डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ आ जाए।